Welcome to you on my channel named as Zafarullah Bhatti Lectures। ये वीडियो की सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री की तैयारी करना चाह रहे हैं और वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो सीरीज़ में सबसे पहले हम आखिरी चैप्टर क्लास 9 केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस फेडरल बोर्ड में आ चुके हैं। तो वो स्टूडेंट जो सेंड अप की तैयारी करना चाह रहे हैं या फेडरल बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये जो वीडियो की सीरीज़ है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग। यानी कि जो हम हेल्दी ईटिंग करते हैं उसकी हमारे लिए क्या अहमियत है, या जो न्यूट्रिशन है यानी कि हम ग़िज़ा खाते हैं और वो हमारे बॉडी में जाती है तो ये हमारे लिए क्यों अहमियत की हामिल है। तो इसका जो आंसर है कि न्यूट्रिशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें ज़िंदा रखती है, टू स्टे अलाइव। फिर उसके बाद दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये है, इट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ, कि किसी भी जानदार को ये मुख्तलिफ जो लाइफ के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। लाइफ के फंक्शंस क्या हैं कि डाइजेशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ये फंक्शंस बग़ैर न्यूट्रिशन के नहीं होती। इवन के मूवमेंट है, अगर न्यूट्रिशन आप नहीं करते, ग़िज़ा नहीं इस्तेमाल करते और वो आपके बॉडी में मेटाबॉलाइज होकर आपको एनर्जी नहीं देती, तब तक ये आप लाइफ के फंक्शंस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हेल्दी न्यूट्रिशन लोअर्स हाई कोलेस्ट्रोल। अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी है तो ये आपके हाई कोलेस्ट्रोल के लेवल को क्या करती है, रिमूव करती है। मिसाल के तौर पर ऐसी फूड जिसमें फ़ाइबर होता है, जिस तरह राइस है, जिस तरह के गंदम है, जिस तरह मेज़ मकई है, इनमें फ़ाइबर मौजूद होता है। ये फ़ाइबर हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रोल के लेवल को क्या करता है, कम करता है। यानी कि हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर जो हाई कोलेस्ट्रोल का लेवल है वो रिड्यूस हो सकता है। फिर उसके बाद इट रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर। अगर हाई ब्लड प्रेशर का किसी को इशू है तो उसके लिए भी नेचर ने ऐसी फूड जो है वो इंसान के लिए बना दी हैं जो उनके ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। फिर उसके बाद इट प्रिवेंट्स ओबेसिटी। अच्छी ग़िज़ा, हेल्दी डाइट उसको ओबेसिटी यानी कि मोटापे से जो है वो बचाती है, डायबिटीज़ शुगर से बचाती है, कैंसर से बचाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस से मुराद यानी कि दिल और खून की नालियों से जो मुताल्लिक़ बीमारियां होती हैं उससे बचाती है, एंड स्केलेटन प्रॉब्लम्स, और जो हमारी बोन्स हैं और हमारा स्केलेटन ढांचा जिनसे जो बोन्स पर मुश्तमिल होता है उनको जो है वो क्या करती हैं, बचाती भी हैं और उनके अंदर आने वाली जो मुख्तलिफ़ डिजीज़ेज़ हैं उनको से भी उनको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ए डाइट दैट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसी डाइट जो तमाम न्यूट्रिएंट इंसान को प्रोवाइड करती है इन सूटेबल अमाउंट में, और वो अमाउंट इतनी होती है कि आप जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं कर सकते हैं। यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसी जो डाइट है दैट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट। फिर अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ 6 बायो एलिमेंट्स। आपकी बैलेंस डाइट के अंदर 6 बायो एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए। वो बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। ये 6 एलिमेंट्स होंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो डाइट है दैट इज़ विल बी बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए
प्रोटीन जो है वो 12% होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स 55% होनी चाहिए, लिपिड्स जो है वो कितना है, दैट इज़ 33%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड डिफाइन इट। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, दैट इज़ कैलोरी। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि एनर्जी की वो अमाउंट जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी क्या कहलाती है, कैलोरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ईट करने के हमारी हेल्थ के ऊपर क्या जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि हेल्प्स टू स्लीप बेटर, आपकी नींद बेहतर होती है। फिर उसके बाद टू प्रिवेंट डिजीज़ेस, आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकते हैं। फिर उसके बाद है एनर्जी फॉर द बॉडी, ये आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद ये है कि यूज़फुल टू कंट्रोल वेट, ये हम हमारे वेट को भी कंट्रोल करने में हेल्प देते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर उसके बाद कीप्स मेमोरी शार्प, और हमारी कुव्वत हाफ़ज़ा को याद करने की सलाहियत को इम्प्रूव करते हैं। फिर उसके बाद ये है इम्प्रूव्स डाइजेशन, हमारी खुराक के तोड़ने के अमल को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट बन रहे हैं किसी भी वजह से, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो क्या हो सकती हैं, उनमें से ब्लड का फ्लो स्टॉप हो सकता है, तो उस ब्लड क्लॉटिंग से बचाने में किसका रोल है, कार्बोहाइड्रेट्स का। अपलिफ्ट मूड, और आपके मूड को क्या करती है, अच्छा करती है कार्बोहाइड्रेट्स। देन द क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच बेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, किस बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ शुगर मालिक्यूल, कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितने शुगर मालिक्यूल्स हैं, इसकी बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जाता है। अगर एक कार्ब शुगर मालिक्यूल है तो दैट इज़ नेम्ड एज मोनोसेक्राइड्स, अगर दो हैं तो दिस इज़ नोन एज डाइसेक्राइड्स, अगर दो से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल्स हैं दे आर नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मोस्टली 3 तरह के हैं, वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, दे आर मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मोनोसेक्राइड्स आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स। मोनोसेक्राइड्स को हम सिंपल शुगर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन ओनली वन सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, क्योंकि उसमें शुगर का सिंगल यूनिट होता है, जिस तरह के ग्लूकोज है, जिस तरह के ग्लैक्टोज है, जिस तरह के फ्रक्टोज है, ये सारे क्या हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, व्हाट आर डाइसेक्राइड्स, गिव एन एग्जाम्पल। डाइसेक्राइड जो है टू मोनोसेक्राइड्स, या टू जो है वो सिंपल शुगर यूनिट जब केमिकली कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए। आपने याद रखना है कि दो सिंपल शुगर यूनिट जब आपस में ज्वाइन करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड होता है उनके बीच में, दैट इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जोड़कर डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। अब डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल्स क्या हैं, दैट इज़ लैक्टोज जो कि दूध में होती है, माल्टोज जो कि बार्ले में होती है यानी कि जौ में होती है, सक्रोज जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने में होती है, दैट इज़ द डाइसेक्राइड्स। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पॉलीसेक्राइड्स, गिव एन एग्जांपल। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, आप इनकी एग्जांपल्स दें। तो पॉलीसेक्राइड जो है, देयर आर मोर देन टू सिंपल शुगर यूनिट कंबाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि दो से ज़्यादा शुगर यूनिट जो है वो जब कंबाइन होंगे मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड्स।
तो इसकी एग्जांपल क्या है, जिस तरह के स्टार्च है गंदम में होती है, चावल में होती है, और इस तरह के मकई में, मेज़ में होती है। एंड ग्लाइकोजन जो कि किस में होती है, एनिमल मीट के अंदर होती है, बीफ में, मटन में होती है। काइटिन जो है ये फंजाई की सेल वॉल में होती है, और इसी तरह सेलुलोज जो कि प्लांट की सेल वॉल में होती है। ये सारे क्या हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है 11, व्हाट आर प्रोटीन्स, गिव एन एग्जांपल। प्रोटीन्स जो है आर द मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब है लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। प्रोटीन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं विच आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर से क्या मुराद है, ये पॉली मीन मैनी, यानी कि इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, माल प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स जो है उनके क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाती है, जिस तरह के आपके नेल्स हैं, नाखून हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं जिस प्रोटीन का नाम है केराटिन। इसी तरह आपके जो बाल हैं वो एक प्रोटीन से मिलकर बने हैं, दैट इज़ प्रोटीन इज़ नेम्ड एज केराटिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वर्क एज एन एंजाइम। प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर एंजाइम के तौर पर भी काम करती है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन्स एंजाइम के तौर पर भी काम करते हैं। वर्क एज हार्मोन, ये हार्मोन के तौर पर भी बॉडी के अंदर काम करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को फास्ट नहीं करती बल्कि रेगुलेट करती हैं। रेगुलेट से क्या मुराद है, उन रिएक्शंस की स्पीड को ज़्यादा करना या कम करना हार्मोन्स का काम है, और ये हार्मोन्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। फिर उसके बाद परफॉर्म मैनी फंक्शंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स रोल प्ले कर रही है। कैसे, जिस तरह के हीमोग्लोबिन प्रोटीन है हमारे रेड ब्लड सेल्स में होती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स से बाकी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले कि अमाइनो एसिड्स हैव फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1, वर्क एज ए बायो कैटलिस्ट। बायो के मीन्स है लाइफ, कैटलिस्ट का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो इससे बायो कैटलिस्ट से क्या मुराद होगा अब, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, दे आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। और एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इसका फंक्शन, दैट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये फूड की ब्रेक डाउन भी करते हैं। ये एंजाइम्स के तौर पर कुछ अमाइनो एसिड जब मिलते हैं प्रोटीन बनाते हैं, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड में भी अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद है ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़। अगर हमारे बॉडी के कोई टिश्यू डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, ये उनको ग्रो भी करते हैं और ये उनको रिपेयर भी करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वर्क एज ए हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स। ये हार्मोन्स जैसे कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्पीड को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो ये जो है क्या कहलाते हैं, ये हार्मोन्स कहलाते हैं। और हार्मोन्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और आपको बताते चलें तमाम हार्मोन्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन है हों। नेक्स्ट जो है वर्क एज एन एनर्जी सोर्स, ये आपके बॉडी के अंदर एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है मेंटेन हेल्दी स्किन, आपकी स्किन को क्या करता है, ये हेल्दी करता है। कौन हेल्दी करता है, दैट आर अमाइनो एसिड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपके हेयर को और नेल्स को जो है वो क्या करता है, ग्रो करवाता है। कौन ग्रो कराता है, अमाइनो एसिड्स। और इस तरह बिल्ड मसल्स भी आपके बिल्ड करती है प्रोटीन, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, अमाइनो एसिड से। नेक्स्ट है वर्क एज एन एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या हैं,
ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली, और वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंजाई से। या तो ये केमिकल्स प्रोटेक्ट करते हैं या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। और इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो फाइटिंग अलार्म सिस्टम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, वो क्या हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है। नेक्स्ट है वर्क एज ए डाइजेस्टिव इंजाइम्स। आपके बॉडी के अंदर ऐसे इंजाइम्स हैं जो डाइजेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द फूड का काम कर रहे हैं। वो इंजाइम्स भी जो आपके बॉडी के स्टमक में हैं, वो भी क्या हैं, अमाइनो एसिड के तौर पर से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर लिपिड्स एंड वेयर डू लिपिड्स कम फ्रॉम। लिपिड्स एक्चुअली क्या हैं, मोस्टली आपको बताते चलें डियर स्टूडेंट्स, जो आप ऑयली चीज़ें खाते हैं, जो फैटी चीज़ें होती हैं या जिसमें फ़ैट होती है, ये तमाम जो है वो एक्चुअली लिपिड्स की टाइप हैं। लिपिड्स बज़ाते ख़ुद अब क्या है, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा होगा फ़ैट यानी कि चर्बी पानी में हल नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखा है कि लिपिड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होते, एंड कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगर केमिकल नेचर देखी जाए तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं, एंड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अगर जो भी सेल आप देखते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो भी किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है। फिर लिपिड्स कम फ्रॉम कहाँ से हमें हासिल होते हैं, या ये क्वेश्चन बन सकता है लिपिड्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ डाइट सोर्स, हमारी खुराक से आते हैं, मतलब आप मटन खाते हैं, आप ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं, या आपकी डाइट जो है उससे ये क्या आता है, लिपिड्स आते हैं। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल विच इज़ लिपिड इन नेचर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। आपका लीवर जो है ये लिपिड बनाता है, कौन सा लिपिड बनाता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बना कहते हैं। लिपिड की सिंथेसिस में लीवर का रोल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाई लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। के जो लिपिड्स हैं वो क्यों डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यानी कि अगर आप लिपिड अपनी खुराक में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इक्वल अमाउंट में अगर ये करते हैं, इक्वल अमाउंट में ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद जो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट, दैट इज़ लिपिड। अब क्वेश्चन आता है कि लिपिड क्यों एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। इसकी रीज़न है कि लिपिड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इनमें बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग ज़्यादा होने की वजह से जब ये हमारी बॉडी में लिपिड्स में मौजूद जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो कि ज़्यादा है, जब ये टूटती है तो बॉन्डिंग के टूटने की वजह से जो एनर्जी मिलती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, इसलिए उनके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर नहीं होती। तो लिपिड्स में इसलिए एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको बताया गया है कि 1 ग्राम लिपिड जो है वो आपको कितना एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी। और इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 4 किलो कैलोरी एनर्जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वाइटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। कौन से वाइटामिन्स हैं जो आप लेते हैं और वो फैट में सॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं वो क्या हैं, ए डी ई के। ए डी ई के, या आप इसको यूं याद कर सकते हैं, कीडा, के ई डी ए, कीडा यानी कि वाइटामिन के ई डी ए। फिर डिफाइन न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड जो है एक्चुअली दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर से क्या मुराद है? मैंने यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, तो बहुत सारे को मिलने को क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। यानी कि जिसमें बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट आपस में मिल रहे हों, दैट इज़ नोन एज पॉलीमर्स। कौन से किस चीज़ के पॉलीमर? न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स आपस में मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के पास क्या होता है? दे कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इनके पास वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे सारी खसूसियात की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे जो सारे ट्रेड्स हैं, हमारे करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके पास होती है? दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। और ये कहाँ पे होते हैं? हमारे जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में होते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारी खसूसियात को, हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी हाइट है, हमारी स्किन कलर है, हमारा आईक्यू लेवल है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? न्यूक्लिक एसिड के पास होती है, जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और कैसे कंट्रोल करते हैं हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन को? प्रोटीन्स की फॉर्म में। और वो प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन्स हमारे सारे ट्रेट्स को, करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। फिर है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स हैं, ये आपको बताते चलें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए कहते हैं। फिर उसके बाद द नेक्स्ट है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए कहते हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका बॉडी में क्या फंक्शन है? दे प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेन एंड बॉडी। ये हमारे दिमाग और हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। हेल्प्स टू फील फुल एंड एड्स इन डाइजेशन। हमें ये महसूस करवाती है कि अभी हमने खाना जो है वो खा लिया और हमारा पेट फुल है। यानी कि जो हम फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स वाली चीज़ें खाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो जाती है स्टमक के अंदर, और ये फील कराती है कि आपने कुछ खाया है। फिर उसके बाद हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। और हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने में भी अहम रोल अदा करती है। वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे बॉडी से वेस्ट की एलिमिनेशन यानी कि वेस्ट को निकालने में हेल्प करते हैं? सेलुलोज। ये सेलुलोज कहाँ से होती है? आपको वेजिटेबल्स खाने से मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इन बॉडी। कि अगर किसी शख्स को कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उसकी अलामात क्या होंगी? सबसे पहले है फैटीग, उसको थकावट होगी। हेडेक, सर में दर्द होगा। वीकनेस होगी। डिफ़िकल्ट इन फोकस, वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकेगा सही तरीके से। नौसिया, उसको मतली आएगी। मतली यानी कि फील हो रहा होता है कि अभी वोमिटिंग आ रही है, लेकिन वोमिटिंग आती नहीं है, दैट इज़ नोन एज नाउसिया। फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो सकती है। बैड ब्रीथ हो सकता है। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर किसी शख्स को प्रोटीन मतलूबा मिकदार में नहीं मिल रही, तो उसको कौन सी अलामात जो है वो ज़ाहिर होंगी? सबसे पहले ये होगा कि उसके जो हेयर्स हैं और नेल्स हैं वो क्या होंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। उसको जो भी ज़ख़म होगा, वो ज़ख़म हीलिंग जो है उसकी बहुत देर से होगी। पुअर वाउंड हीलिंग। एनीमिया, उसको खून की कमी होगी। वेट लॉस, उसका वज़न कम हो जाएगा। और उसकी स्किन जो है वो स्केली हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। फिर उसके बाद व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ लिपिड्स। अगर किसी को लिपिड्स की डेफिशिएंसी है तो उसकी क्या अलामात होंगी? ड्राई रैशेस उसको स्किन पर होंगे। हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसका इम्यून सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। डिक्रीज्ड ग्रोथ इन बेबीज़। अगर छोटे बच्चे हैं उनको आप लिपिड्स, ऑयली चीज़ें, देसी घी वगैरह नहीं खिलाएंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और उसको बॉडी में इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर किसी शख्स को मतलूबा मकदार में न्यूक्लिक एसिड नहीं मिल रहा तो उसके कौन सी अलामात उसको ज़ाहिर होंगी। सबसे पहले एक डिज़ीज़ है जिसको हम बोलते हैं लीच निहान सिंड्रोम। ये लीच निहान सिंड्रोम जो है ये छोटी उम्र में होता है, बच्चों को होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें चाइल्ड के जो ब्रेन होता है और बिहेवियर होता है उसमें आपको डिफेक्ट नज़र आते हैं। दैट सिंड्रोम इज़ नोन एज लीच निहान सिंड्रोम। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं लुइस बार सिंड्रोम। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो कंट्रोल है बॉडी के ऊपर और मूवमेंट के ऊपर जो है वो ख़त्म होता जाता है या इफ़ेक्ट होता है। आप अच्छी चीज़ें अच्छी तरह से बॉडी की मूवमेंट नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर वो मूवमेंट जो मसल से रिलेटेड है या जब हम स्पीच करते हैं बोलते हैं उससे रिलेटेड हमारे जो जबड़ों की जो मूवमेंट है वो मतलब कम हो जाती है। दैट इज़ नोन एज लुइस बार सिंड्रोम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है डिफाइन मेल न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन मैरस्मस डिजीज़। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है? यानी कि ग़िज़ाई किल्लत। ग़िज़ाई किल्लत जो है उसमें हम ये देखते हैं कि व्हेन बॉडी डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जब बॉडी को हमारी बॉडी को हम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते खुराक के थ्रू, जिस तरह के विटामिन्स उसको नहीं मिल रहा है, ऐसी खुराक ले रहा है जिसमें विटामिन्स नहीं हैं एंड मिनरल्स उसमें मिनरल्स नहीं हैं, तो उसकी क्या होगी देन देयर ग्रोथ इज़ इफेक्टेड, उसकी नशोनुमा जो है वो रुक जाएगी। व्हेन द बॉडी इज़ ओवर नॉरिश्ड या ऐसी कंडीशन है कि आप बॉडी के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो ये भी क्या कहलाती है मेल न्यूट्रिशन। यानी कि या तो आपको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है या आप ग़िज़ाई कसरत का शिकार हैं, यानी कि आप ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं तो मोटापा हो रहा है, तो ये भी क्या होगा इसको मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मेल न्यूट्रिशन के बाद हम डिस्कस करते हैं मेरास्मस। एक बीमारी है जो कि सिंध के जो रेगिस्तान का इलाका है, थर का इलाका है, वहाँ के बच्चों में ज़्यादा है मेरास्मस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को प्रोटीन की कमी की वजह से बीमारी लाहक हो जाती है। उनका जो मसल्स होते हैं बाजों में या लेग्स में वो वीक हो जाते हैं। इट इज़ डिजीज़ व्हेन द बॉडी इज़ सवेयरली अंडर नॉरिश्ड। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म को ग़िज़ा जो है वो नहीं मिल पाती, ज़रूरत से भी कम मिलती है। एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑल एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और हमारे बॉडी के जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स हैं उनकी जो है वो हमारे बॉडी को डेफिशिएंसी जब होती है तो इससे हमें एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ नोन एज मेरास्मस। इन दिस डिजीज़ अ चाइल्ड हैज़ ए पुअर मसल ग्रोथ। इसमें बच्चे की जो मसल्स की ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है वाई इज़ इट गुड टू ईट लो कैलोरी फूड एंड वाई। तो ये ऐसा क्यों है कि आप लो कैलोरी फूड लें और इसको खाना क्यों हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि अगर हाई कैलोरी जो है अगर आप फूड लेंगे वो बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा उसको कंसीडर करके वो फैट की फॉर्म में आपके बॉडी के अंदर उसको डिपॉज़िट कर देगी। अब जब फैट की फॉर्म में डिपॉज़िट हो जाएगी आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाएगा, और जितना मोटापा होता जाएगा उतना आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ यानी कि हेल्थ से जो इश्यूज़ हैं और स्पेशली हार्ट से वो ज़्यादा होते जाएंगे। तो इसलिए हमें लो कैलोरी वाली चीज़ें लेनी चाहिए। वाई आर द डेंजर ऑफ हाई कैलोरी फूड? व्हाट आर द डेंजर ऑफ हाई कैलोरी फूड? हाई कैलोरी फूड अगर लेते हैं तो आपको क्या ख़तरा हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा, फिर उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ यानी कि दिल से मुताल्लिक़ बीमारियां हो सकती हैं, और हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच फूड काजेज़ हाई ब्लड प्रेशर? कौन सी फूड जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती हैं? नंबर 1 इज़ प्रोसेस्ड फूड। जितनी भी प्रोसेस्ड फूड्स होती हैं वो वजूहात बनती हैं हाई ब्लड प्रेशर के, और ऐसी फूड जिसमें साल्ट जो है वो ज़्यादा हो वो वजह बनती हैं, या जो इंतहाई मीठी चीज़ें हैं वो भी इसकी वजह बनते हैं।